बीमारी की इलाज होता है ना। हाँ, ये है कस्तूरबा की रसोई। ये कस्तूरबा की तो रसोई, ये कस्तूरबा रसोई, कस्तूरबा निवास यहाँ ये रहती थी। कस्तूरबा निवास ये है। हाँ, ये है, यहाँ रहती थी कस्तूरबा। यहाँ रहती थी कस्तूरबा गांधी। हाँ, यहाँ रहती थी। ये है कस्तूरबा और गांधी इसका बेड बिस्तर सारा रखा हुआ है, फोटो वगैरह सारी पूरी इसमें जीवनी। हम देखिए कस्तूरबा पथ, कर्म पथ और भक्ति पथ, मतलब तीन कर्म पथ और भक्ति पथ को जोड़ने वाली कौन? कस्तूरबा गांधी। तो ये है कस्तूरबा पथ और ये है कस्तूरबा निवास। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ये दिखाते हैं। हाँ, ये क्योंकि कहते हैं कि साक्ष्य कस्तूरबा निवास यह वही घर है जहाँ कस्तूरबा गांधी अपने छोटे पुत्र श्री देवदास गांधी के परिवार के साथ रहा करती थी। कस्तूरबा निवास के पास हम पहुँच चुके हैं। फोटो गेट में ताला लगा हुआ है, रख रखाव की जिम्मेदारी यहाँ की कमेटी की है। ये हैं कस्तूरबा जी अपनी गांधी जी के साथ में। कितना प्यारा आज देश के। अच्छा देखिए इसका इनॉग्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन ऑन लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ कस्तूरबा एट द रिनोवेटेड म्यूजियम एट कस्तूरबा कुटीर, कस्तूरबा कुटीर के नाम से, हरिजन सेवक संघ, गांधी आश्रम, दिल्ली। द स्केर्ड प्लेस वेयर गांधी जी along with कस्तूरबा used to stay during his sojourn in Delhi from 1930 to 1940, अर्थात 1930 से लेकर 1940 तक के समय का ये धरोहर आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को गांधीयन होना चाहिए। ये है कस्तूरबा निवास, उनकी फोटो छवि मूर्ति लगी हुई है। देखो दाने की तैयारी मत करिए, वो जगह की तब जाएगी। जवाब का पहला आपके उनके पास है तो बैठो बैठो। फुल कहाँ चलना है? ये वाला आप उतार लिए कस्तूरबा, रुको बैठिए। कहाँ चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं गांधी आश्रम से होते हुए सेवा कुटीर की तरफ। और तुम्हारा इसके अंदर ले जा डोला जी। ये बढ़िया है। आ जाओ। सारे संत हो गया, भगत रविदास, भगत नरसिंह मेहता, गुरु नानक, यूँ अपना भगवान बुद्ध, यूँ महाप्रभु चैतन्य, मीराबाई, संत एकनाथ, भगत नंदनाथ, आदि भाई भगवान बुद्ध। अच्छा एक बात देखिए कि जो भारत की परंपरा संस्कृति सदैव से हमेशा से एक होकर के चलती आ रही है, तो आज मौजूदा हालात कितने खराब हो रहे हैं। एक एक दृष्टिकोण से लोगों को बरगलाने का, चाहे राजनीतिक बोलिए, व्यापारिक बोलिए, युवाओं को बोलिए, महिलाओं को बोलिए, लेकिन आज इस एक गुंबद के नीचे इतने सारे लोग अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, लेकिन सब एक थाली। कितनी अच्छी बात है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हमें जात पात धर्म में उलझा के आपस में लड़ा झगड़े करवा के और साम्राज्य कर रहे थे, तब हमारे देश के वैसे भी बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको एक विचार आया, मैं सब धर्मों के लोगों को, सब प्रमुखों को एक साथ कैसे बिठाऊं, कैसे इकट्ठे करूं और इन बातों से कैसे मुक्त हो, जात पात और धर्म भेदभाव से। तब महात्मा गांधी ने विचार करके और यहीं आए इस जगह पे, यहाँ इस आश्रम का ये जगह बनाई और ये जे.डी. बिरला जी ने इस जमीन का किया। गांधी जी ने जे.डी. बिरला जी को इसका अध्यक्ष पहली कमांड
घनश्याम दास बिरला जी को सौंपी। और वो 1932 की बात है। 1932 में घनश्याम दास बिरला जी ने करीब 90 एकड़ ज़मीन यहाँ खरीद की यह आश्रम बनाया। और इसी में महात्मा गांधी की पत्नी माता कस्तूरबा गांधी यहीं उन्हीं ने खाना बनाया और एक बड़ी ही थाली में सबको खाना परोसा। उस खाने में कौन कौन बैठे चारों तरफ उस खाने के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो डॉक्टर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जितने हमारे सभी धर्मों के सारे तरफ से वो थे, उन्होंने बैठ के एक साथ भोजन किया और ये संकल्प लिया, ना धर्म ना जाति भगवान के पास से नहीं यहाँ बनाई गई हैं लोगों द्वारा। ये सब जातियाँ धर्म लोगों ने बनाई हैं यहाँ के लोगों ने, लेकिन वहाँ से तो भगवान के पास से केवल भगवान का आदमी आया है। हरि के पास से हरि और जन, हरि के जन आए, हरि का जन जन आया, अर्थात आदमी। इसीलिए इस आश्रम का नाम हरिजन रखा। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य, लोग हरिजन का भी उसका अर्थ ले लेते हैं। ये हरिजन मतलब भगवान के बंदे हैं हम सब, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जात पात सब ऊपर, ये करके इस आश्रम बनाया। और इस आश्रम की कमांड घनश्याम दास बिरला जी ने संभाली। उसके बाद विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, जिसने भूदान आंदोलन चलाया कि लोगों के पास किसी पे खेती ज़्यादा है, कोई भूखा मर रहा है, तो निकल पड़े पूरे देश में भूदान के लिए, जमीन मांगी गरीबों पार्टी। उस भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे की सबसे लाडली बेटी के तौर पर उनके रही, वो थी निर्मला देश पांडे। और निर्मला देश पांडे की आज के दिन ही उनका शरीर पूरा हुआ था, आज उनका निर्माण दिवस है। विनोबा भावे के बाद इस आश्रम का इंचार्ज घनश्याम दास बिरला के बाद विनोबा भावे जी ने संभाला। विनोबा भावे के पास निर्मला देश पांडे इसके अध्यक्ष बनी और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विनोबा भावे जी ने एक चीज़ देखी, जब यहाँ गरीब लोग सड़कों पर पड़े थे, घर नहीं थे, विनोबा भावे बोले मैं नहीं देख सकता। इसी आश्रम में से बहुत सारी जमीन गरीबों में बांट की, साइड के जितने घर ये बने हुए हैं, कुछ बेच के फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी, उन गरीबों को दे दिए और गरीबों के मकान बने हुए। इसमें से कई एकड़ ज़मीन दान कर दी विनोबा भावे। विनोबा भावे के बाद इस आश्रम की जो अध्यक्ष बनी वो निर्मला देश पांडे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। विनोबा भावे चले गए। विनोबा भावे कहते मेरी बेटी की बात थी, मेरी बेटी है वो साथ में रहती सारी बात विनोबा भावे के। और वो जब प्रधान बनी तो प्रधान श्री शंकर सान्याल बंगाल के जो अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधान की बागडोर संभाली। और आज वो भी चली गई, जिनकी याद में आज मरते हुए हैं। अब इसके प्रधान श्री शंकर सन्याल जी हैं। शंकर सन्याल जी बंगाल से ही अच्छे घराने से हैं, बहुत कॉलेज शिक्षण संस्थान है। बेटी की बहुत बड़ी पोस्ट पर कमिश्नर है, दामाद भी मंत्री है, लेकिन अच्छे दिल के साफ बढ़िया आदमी है। और हमें भी जिम्मेवारी यहाँ पे दी गई है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैंने कहा सन्याल जी आप भी कभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इससे जुड़े हैं संस्था से, तो हमने कहा अच्छे लोगों को यहाँ जोड़ेंगे। और इसमें जो घर हैं रह रहे हैं, अभी बहुत स्टाफ भी रह रहे हैं, स्कूल है बच्चों का, इसमें बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल है, उधर स्कूल है, उधर अलग अलग रहने के निवास बनाए हैं। ये बच्चे आए हैं, बच्चे बच्चियाँ यही लोग कमरों में रहेंगे। वापस सुबह की रसोई अभी आप भोजन करके आ सकती है। तो जो भी गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लड़कियाँ हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ इधर रह रही इस बिल्डिंग में, इधर उस बिल्डिंग में रह रही है, या लड़कियाँ भी रह रही हैं। बहुत सेफ जगह हैं, लोग घूमने भी आते हैं सुबह यहाँ पर। यहाँ विनोबा और यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है सामने, अभी आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे कि बच्चों को पढ़ने का भी फ्री सेवा यहाँ पर मिल रही है। यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये जो स्थान बने हैं ये महात्मा गांधी से और उनसे संतों से जुड़े स्थान हैं। कोई अलग घटनाएं यहाँ संतों का ये जो संदेश लिखा है कि हमारी संत हुए उनको हम अपनाएं। वो कहते थे कि हमें जल भोजन सबका अधिकार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, ये उनकी सोच थी। और आज हम यहाँ पर करते हुए निर्माण दिवस पर बहुत अच्छा, मेरे साथ में
मेरे छोटे भाई देवेंद्र नेहरा जी, जो बड़े समाज सेवी हैं, दान करते हैं गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। और अनाथ और गरीबों का काम हमारी विजय लक्ष्मी पांडे जी, जो ये मीडिया का भी काम करती हैं, गरीबों के भी काम करती हैं, अनाथ आश्रमों में भी काम करती हैं और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। जन जागरण अभियान इन्होंने पूरे देश में चला रखा है, इनका संदेश पूरा जाता है। और हमारे साथ हैं सुनील, ये वो आदमी हैं, अभी 2 पुरुष ऐसे हुए हैं, एक निर्मला देश पांडे और एक डॉक्टर सुब्बा राव। सभी देश की राजनीतिक पार्टियों ने सर्वसम्मति से, जो सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का, उसके लिए सर्वसम्मति से मनाने की तैयारी हुई कि आप राष्ट्रपति बने। तो उसने, सुब्बा राव जी ने एक संदेश दे दिया कि नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। अगर मेरी मानो तो देश का राष्ट्रपति केवल पुरुष बनता है, एक महिला को चुनो। और वो महिला का मैं बात बताती हूँ, और वो काबिल है निर्मला देश पांडे। निर्मला देश पांडे का फिर सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से समर्थन कर दिया। निर्मला देश पांडे ने भी कहा, सुब्बा राव जी ने त्याग किया, मुझे भी नहीं चाहिए राष्ट्रपति पद। सुब्बा राव ने त्यागा, निर्मला देश पांडे ने त्यागा ये राष्ट्रपति का पद। उसके बावजूद सुब्बा राव जी मुझे साथ में ले रहे थे और बोला मैं सफल नहीं हो रहा। और वहाँ जयपुर के अंदर सभी गवर्नर आए हुए थे, सभी गवर्नर बैठे हुए थे सुब्बा राव के, और महात्मा गांधी जी के जो ये थे महादेव देसाई जी, वो भी सुब्बा राव जी के साथ बैठे हुए थे। कई अनेकों नेता, सभी पार्टियों के नेता बैठे, कई गवर्नर बैठे। तो फिर संदेश आया यहाँ से कि जी आप एक बार राष्ट्रपति का पद स्वीकार करें। तब सुब्बा राव जी ने कहा, तुम मेरे पीछे ही पड़ लिए इस पद के लिए, वो भी नाटकी, लो आज तो मैं फैसला ही करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जो कह के, जो सुब्बा राव जी के सारे प्रोग्राम में मैं अगर नहीं रहती थी, गुजरात की गवर्नर थी और 2 स्टेटों से समझ रखती थी, महाराष्ट्र और गुजरात से और राजस्थान से, 3 स्टेटों को संपर्क करती थी। उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। ने बोला ये मैं पद लेगी राष्ट्रपति का, और अब एक महिला को फिर देता हूँ, प्रतिभा पाटिल। और वो प्रतिभा पाटिल को पहली महिला को राष्ट्रपति बनाने वाले डॉक्टर सुब्बा राव, क्या प्रतिभा पाटिल को सुब्बा राव जी ने राष्ट्रपति बनाया। ये घटना राजस्थान में हुई थी, बल्कि मेरी भी ड्यूटी लगाई थी। उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी एक काम किया, पद्म भूषण, पद्म श्री जितने अवार्ड थे ये देने की सरकार ने खूब कोशिश करी। सुब्बा राव जी कहते थे और को तो वापस कर देते थे। घोषणा हो गई, अवार्ड लेके आ गए, लेकिन दूसरा अवार्ड वापस कर दिया सुब्बा राव जी। फिर मुझे पीछे पड़े, कईयों ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, राठी जी एक काम मेरा कर दिया और आप कर सकते हो। मैंने कहा क्या? कि एक बार आप बना सकते हो सुब्बा राव जी को, आपकी मानते हैं। ये मेरा अवार्ड लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, और उसके पीछे पीछे चलने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बच्चे टाइप में मुख्यमंत्री भी नहीं बना, कुर्ता पकड़ के आडवाणी का यहीं आया था लाल गांधी शांति प्रतिष्ठान में। कहा आडवाणी जी मैं ये अवार्ड नहीं लूँगा, आप इसके लिए ना करो, मेरी ड्यूटी लगा। मैंने कहा जी मान जाओ, मैं तुझे चाहिए तू ले, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोलते थे सुब्बा राव जी। फिर वापस कर दिया, और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 ड्यूटियाँ लगाई, मैं दोनों में फेल हो गया। उनसे एक तो ये सुब्बा राव का अवार्ड वाली, यहाँ भी फेल हो गया। जो बोला चल वो तो नहीं ले आई, कल एक काम और कर दे मेरा। मैंने कहा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार एक मुस्लिम का नाम राष्ट्रपति के लिए रखा, उसका नाम था अब्दुल कलाम। तो कहा कि इस पे सर्वसम्मति बना लो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हम मुसलमान का नाम पेश करते हैं, सभी पार्टियां इसको सर्वसम्मति बना लें। लेकिन पार्टियों में चर्चा चली, लेकिन एक महिला तैयार हो गई और उसने कहा मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगी, और उन्होंने अब्दुल कलाम के सामने फार्म भर दिया। जब उन्होंने फार्म भर दिया, सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत चिंता हो पड़ी, अब तो फिर बात गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा राठी को फिर बुलाओ। मेरे को बुला गया कि आप इनको मनाओ। भाई जी वो मेरी माँ थी और मेरे से बहुत प्यार करती थी घर में, और उनका नाम भी
डॉक्टर लक्ष्मी नाम था, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद फौज में नेताजी की भी आंखें खोली, जिसने कहा केवल आज़ादी आदमियों से नहीं मिलेगी, महिलाओं को भी याद करो। तब नेताजी ने उनको आज़ाद हिंद फौज का जनरल बनाया था, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर लक्ष्मी साउथ की थी, तमिलनाडु में जन्म हुआ, लेकिन शादी पंजाब में की सहगल से। और उसके बाद लक्ष्मी सहगल के पास में गया तो कहने लगी आपकी हर बात मानती, इस बार नहीं मानती। मैंने कहा जी क्या बात? बोले मुझे पता, मैं जी प्रधानमंत्री ने भेज दिया, मैं आ गया मनाने के लिए, इस बार सॉरी मैं नहीं मानूंगी, मैंने चुनाव लड़ना ही। मैंने कहा जी वाजपेयी बड़े परेशान हैं, कहते हैं अगर ये हार गई तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा मेरा, और मैंने खड़ा कर दिया, इसकी हार नेताजी पर कलंक हो जाएगा, उनके कलंक हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। तब उसने कहा मेरे से, डॉक्टर लक्ष्मी मराठी जी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा काम कर जाऊँ इतिहास में, हार के भी जीत जाऊँ। फिर वाजपेयी ने बोले अरे ये तो बता दे लक्ष्मी ने क्या कहा, लक्ष्मी सहगल मैं उन्होंने ये कहा हार के भी जीत जाऊँगी, इसका मतलब क्या मैं तो समझा नहीं। और वो अब्दुल कलाम चुना गया राष्ट्रपति और लक्ष्मी सहगल हार गई। उसके बाद एक नया तजुर्बा दुनिया के सामने आया और राष्ट्रपति को मीडिया वालों ने टटोल दिया अब्दुल कलाम। जब वो राष्ट्रपति बन गया अब्दुल कलाम और लक्ष्मी सहगल वहीं होती है, वो हारती है, वो बनता है। अब्दुल कलाम दोनों हाथ जोड़ के अपना माथा राष्ट्रपति चुनने के बाद लक्ष्मी सहगल के पैरों में रख देता है और मीडिया कहती है अरे सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का एक महिला के पैरों में रगड़, ये देश का अपमान, ये अखबार में भी खबर आई। तब अब्दुल कलाम ने पता क्या कहा? अब्दुल कलाम ने ये कहा ये मेरा सिर किसी एक महिला के पैरों में नहीं टिका हुआ है, असली भारत माता के चरणों में टिका है, ये भारत माता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम एक गरीब मुसलमान था और बहुत ही गरीब, जिसके खाने पर गुजारे नहीं और मजदूरी करता था। और लक्ष्मी सहगल के पिताजी बहुत बड़ा किसान नेता थे, किसान थे जो बहुत पैदावार लेते थे, उसी पर मजदूरी करता था अब्दुल कलाम का। तो वो एकदम लक्ष्मी सहगल से उसके बाप ने रोकी, कहा बेटी क्या मेरा बेटा भी पढ़ सकता है, तेरे बेटे को मैं आकाश में पहुँचाऊँ। पढ़ाई लक्ष्मी सहगल ने ही करवाई थी अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट बनाया और मैं हार के भी जीत जाऊँगी। तो लक्ष्मी सहगल बहुत कम लोगों को पता है। भारत सरकार ने एक आयोग भी बनाया था, स्वामीनाथन आयोग के सामने, उसी परिवार की बेटी थी, स्वामीनाथन परिवार से लक्ष्मी सहगल बहुत महान थी। और आज ये आज निर्मला देश पांडे जी बहुत महान हस्तियों में से है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज में लगा कर यहाँ आज तो आप सबका आज देश में जिस विचारधारा को लेकर के लोग एक तरफ गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, वही देश में एक ऐसा भूचाल मचा रहे ऐसे संस्था के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जहां पर आदर्शों को स्थापित करने वाली युवा पीढ़ी भी है। और उस युवा पीढ़ी को सही आदर्श, सही दिशा निर्देश देने वाले हमारे राठी साहब जैसे बुजुर्ग पिता समान मार्गदर्शक गुरु मौजूद होते हैं। हम बात करेंगे उसी कड़ी में जिस गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के हम सब कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, सत्य अहिंसा की बातों पे चल रहे हैं। जहाँ कभी देश में विद्यार्थी आंदोलन हुआ करता था, जहाँ कभी देश में जाति पाति वर्ग भेदभाव को मिटा करके एक थाली में खाने की बात कही जाती थी, जहाँ कभी लोगों को एकजुट होकर के एक छत के नीचे एक वातावरण में रहने का संदेश दिया जाता था, वैसे समय में डॉक्टर सुब्बा राव जी एक बहुत बड़े आदर्श बन करके उभरे। सुब्बा राव जी की कहानी अपने आप में बेमिसाल है। सुब्बा राव जी क्या थे, वो क्या हस्ती थे, उनकी क्या शख्सियत थी, उन्होंने क्या कार्य किए, उनकी विचारधारा क्या थी, आदर्श क्या थे, किन किन लोगों ने उनसे पंगे लिए और किन किन लोगों के द्वारा वो इस्तेमाल किए जाते थे,
मतलब कि लोग उनका सोचते थे कि हम इनका इस्तेमाल कर ले, लेकिन सुब्बा राव जी वह विचारधारा थे जो लोगों को सही दिशा निर्देश देते थे। कभी उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं आई। उन्होंने हमेशा जो कार्य किया देश के लिए किया, समाज के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, आदिवासियों के लिए किया, गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए किया, भविष्य को सुधारने के लिए किया। ऐसे सुब्बा राव जी जैसे महान शख्सियत पर, ऐसे महान परीक्षार्थी पर पीएचडी करने वाले हरियाणा से सुनील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील कुमार जी ने क्या सोच करके सुब्बा राव जी पर पीएचडी करी, बात करते हैं सुनील कुमार जी से। सुनील कुमार जी, आप हरियाणा के रोहतक जिले से आते हैं। आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई आपने शुरुआत करी, लेकिन ऐसी क्या विचारधारा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि अचानक से, क्योंकि आज का समाज, युवा पीढ़ी में अगर सुब्बा राव जी का हम नाम अगर कहीं पूछेंगे तो शायद आज की युवा पीढ़ी वो बस आज की कुआं की मेढक बन के रह जा रही है, वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, जो समाज, जो सेवा सर्विस को, देश सेवा को जान रहे हैं, वो लोग शायद जान पाएंगे। ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली जिस वजह से आप सुब्बा राव जी पर पीएचडी किए, उनके सारे पूरी मतलब बताइए आपकी क्या है ये? देखिए, मैं एक जब कॉलेज में था, कॉलेज की क्या बात करूँ कि मैं उससे पहले स्कूल में था, तभी से मेरे मतलब समाज सेवा की एक भावना थी। ये समाज सेवा की भावना पहले एनसीसी में, स्कूल टाइम में, फिर कॉलेज में, जो कॉलेज में भी एनएसएस भी थी, एनसीसी भी थी। तो उस दौरान एनसीसी के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज महम के अंदर स्टार्टिंग में तो ये राठी जी आए थे वहाँ पे, उसके पश्चात भाई जी को भी लेकर के आए थे। जो हमारा कन्वीनर था, एनएसएस का कोऑर्डिनेटर था, वो डॉक्टर सुभाष बलारा जी थे। उन्होंने भी ना एनएसएस को ज्वाइन किया था। एनएसएस अर्थात पूरा नाम बताएं? राष्ट्रीय सेवा नेशनल सर्विस स्कीम। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय सेवा योजना के संस्थापक डॉक्टर सुब्बा राव जी थे। मतलब उसका प्रारूप डॉक्टर एस एल सुब्बा राव जी ने किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होते हुए भी गिरी जी ने, जब वो राष्ट्रपति पद पे गए वाइस, तो उसके बाद उन्होंने 1969 में उसकी स्थापना कर दी।